Hello friends, how are you? I hope that all of you are very fine. क्या क्या चल रहा था हमारा हमारा चल रहा था हॉरिजॉन्टल सर्कल, वर्टिकल सर्कल, कुछ ऐसे वैसी बातें, है ना? तो व्हाट इज द मिनिमम एनर्जी ऑफ द पार्टिकल रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वर्टिकल सर्कुलर मोशन? व्हाट इज मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वर्टिकल सर्कुलर मोशन ऑफ रेडियस आर? क्या अगर ये सर्कल है और रेडियस आर है तो कितनी एनर्जी लगती है? मिनिमम एनर्जी कितनी होनी चाहिए? उसका मास है m, रेडियस है r, तो व्हाट इज द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू कंप्लीट दिस वर्टिकल सर्कुलर मोशन? यहाँ पर कितनी होगी, यहाँ पर कितनी होगी, यहाँ पर कितनी होगी? बताओ, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर पोजीशन पर। हम्म इतका वेळात एकाला आन्सर आले, फक्त टाइप करायला उशीर लागला. चला, बाकीच्याचं काय म्हणणं आहे? What is energy at position 1, 2 and 3? बस ये एक स्टूडेंट है आंसर दे रहा है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है. Is your energy vary place to place or remaining same? Remaining same. Total energy of a particle performing vertical circular motion with minimum energy that is equal to 5/2 mgr. 5/3 गलत हुआ होगा विजय शिंदे से टाइप करते करते, लेकिन वो 5/2 mgr हम मान लेंगे. चलो, ओके. तो ऐसी ये एनर्जी वाला पार्टिकल वर्टिकल सर्कुलर मोशन में है. हाँ, अब वैसे हमने पेंडुलम देखा, वर्टिकल सर्कुलर मोशन देखा, अभी एप्लीकेशन वाले प्रॉब्लम इधर उधर के देखेंगे कैसा. हाँ दोस्तों, अगर ये पार्टिकल घूमता है ऐसे सर्कुलर मोशन पर, दिस इज द पाथ ऑफ अ सर्कल, दिस इज द पाथ ऑफ अ पार्टिकल with it is moving with angular velocity omega. It is moving with angular velocity omega, and let this is our center O. Let this is diameter AB. अब ये पार्टिकल घूमता है इस सरकमफेरेंस पर. तो what will be the ratio of angular velocity of this particle with respect to O and with respect to A? Have you got my question? What is the angular velocity of a particle with respect to O and with respect to A? मतलब angular velocity of a particle with respect to O divided by angular velocity of particle with respect to A. What is the ratio? मतलब ये एक स्टूडेंट बैठा है सेंटर पर, तो दूसरा बैठा है डायमीटर के एक एंड पर. ये डायमीटर आप कहां भी ले लो, जरूरत नहीं कि ये वर्टिकल भी लेना चाहिए. यू मे टेक inclined, horizontal and so and so. First, listen the question. Particle is performing UCM with angular velocity omega.
O is a center and AB is a diameter. What is the ratio of angular velocity of particle with respect to O and with respect to A point, where O is the center of the circle? चलो कोई बात नहीं, देखो इधर, if particle is now going from this position to this position, let it is moved here, then angle here with respect to O is let alpha. So angle traced by the particle with respect to O is this one. Let this is theta. It is sure that theta is not equal to alpha. एंगुलर वेलोसिटी का मतलब है एंगल अपॉन टाइम. टाइम जितना इस पार्टिकल ने यहां से यहां तक लिया वो दोनों के लिए तो सेम है. एंगल अलग अलग है वो बात अलग है, लेकिन टाइम तो सेम है. सो हियर ओमेगा इज इक्वल टू एंगल विथ रेस्पेक्ट टू ओ अपॉन टी डिवाइडेड बाय एंगल विथ रेस्पेक्ट टू ए अपॉन टी. तो ये टी ऊपर गया क्या और नीचे रहा क्या, ये तो कैंसल होने वाला है. इज इट? And this is why angle with respect to O upon angle with respect to A is our target. पर ये तो एंगल के भाषा में आंसर नहीं होगा, डायरेक्ट आंसर होगा 1:1, 1:2, 2:1 and 4:1 ऐसा. तो इसमें से ढूंढना है. अब ये देखिएगा, अगर ये इतनी रेडियस है तो ये भी तो रेडियस है, और अगर ऐसा है तो ये तो आइसोसेलेस है ना. ये तो आइसोसेलेस हुआ ना, इसका मतलब दो एंगल सेम हुए ना. एंड इफ दीज टू एंगल्स आर थीटा थीटा, then it is crystal clear that alpha is equal to double the theta. अरे हुआ क्या नहीं? अरे हुआ या नहीं हुआ? ट्रिगोनोमेट्री ये आउटर एंगल है ना, अल्फा की कीमत दुगने थीटा से है, तो अल्फा इज इक्वल टू 2 थीटा. ये थीटा थीटा कैंसल और आंसर आया 2. मतलब ओ वाला अगर वो बोलता है 10 रेडियन पर सेकंड से भागता, तो ए बोलता है नहीं नहीं यार वो तो 5 रेडियन पर सेकंड से भाग रहा है. है ना. और ये कारण है कि हम अगर ट्रेन में जाते तो दूर वाला पेड़ नजदीक वाले पेड़ से थोड़ा सा आराम से भागता है, नजदीक वाला पेड़ बहुत जल्दी पीछे चले जाता, क्योंकि वो हमारे नजदीक रहता. एंगल ट्रेस्ड इज मोर. तो नजदीक वाला जो है वो बोलता है डबल देन दिस दूर वाले से. बराबर है कि नहीं? मतलब वो नजदीक वाला पेड़ पे अगर कोई बैठा है तो उसके लिए हमारी एंगुलर वेलोसिटी ज्यादा है एज कंपेयर टू कोई बैठा है दूर वाले पेड़ पर. तो और वाइस वर्सा भी होता है वैसा. अंडरस्टूड दिस?
ये सिलसिला समझ में आया? हम्म। हम्म। चलो और कोई एक आध हो सकता अपन। देखो ये मेरा सर्कल है, मेरा सर्कल है ऐसा, कितने रेडियस वाला? इसके रेडियस हम ले लेंगे मानो आर। हम्म। रेडियस अगर आर है तो ये एक दूसरा मार्बल है, छोटा सा मार्बल, अलग है, और वो यहां पर बिल्कुल टॉप पोजीशन पर रखा है। और हुआ क्या, इतने में एक मच्छर आया और उस मच्छर का एक पांव इस मार्बल को लगा और वो इधर निकल गया। वो उड़ते उड़ते मच्छर का पैर लगा, मतलब ऐसा है कि पार्टिकल स्लाइटली डिस्प्लेस्ड, कुछ ज्यादा वेलोसिटी से नहीं, कंसिडरेबल वेलोसिटी से नहीं। इफ दिस मार्बल इज नाउ स्लाइटली डिस्प्लेस्ड, तो क्या ये मार्बल ऐसा घूमते घूमते चले जाएगा? ऐसा, क्या ऐसा यहां पे फिर ऐसा इधर नीचे आएगा सीधा? क्या इधर से सीधा निकल जाएगा? क्या इधर से कहीं से तो भी बीच में से ऐसा निकल जाएगा? एक नंबर का पाथ, दो नंबर का पाथ, तीन नंबर का पाथ, चार नंबर का पाथ, कौन से पाथ से चले जाएगा वो? ये चले जाएगा तीन नंबर पाथ से। वेरी गुड, ओके। अच्छा, ये पोजीशन जहां से छूटता है वो पोजीशन फिक्स रहेंगी, क्या कहीं भी अपने दिल में आया तब निकल जाएगा वो? क्या पोजीशन फिक्स रहेगी उसके निकलने की, डिटैच होने की? डिटैच होने की पोजीशन फिक्स्ड होती है, ओके। उसके पहले मैं सोचता हूं भाई यहां से डिटैच हुआ, इसके पहले वो डिटैच क्यों नहीं होता, मतलब कौन उसको पकड़ के रखता? कौन पकड़ के रखता? उसको पकड़ के रखता, बोलो बोलो और कोई? उसको पकड़ के रखता है वेट का कंपोनेंट। कौन? वेट का कंपोनेंट। अब मैं ये जरा ज्यादा जो फिगर में हमारे आ गए ना, इन सबको मैं हकल देता हूं ताकि मुझे डायग्राम निकालना आ जाए। मानो मेरी ये डायग्राम यहां ऐसी है, ओके। अब इस पोजीशन पर, ओ यो, इस पोजीशन पर ये है डायरेक्शन मेरे वेट का, वेट ऑफ द बॉडी और वेट ऑफ द मार्बल। ये है मेरी लाइन विथ रेडियस, एज ए रेडियस। ये एंगल है मेरा थीटा। तो mg का एक कंपोनेंट उसको सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करता और वही पकड़ के रखता है mg cos थीटा वाला। दिस कंपोनेंट प्रोवाइड्स नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स, लेकिन ये जो स्पेरिकल सरफेस है वो उस बॉडी पर नॉर्मल फोर्स भी तो डालता है। या हम लोग बोल सकते कि ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी तो है इधर। जैसा ही ये ऑब्जेक्ट ऐसा निकल पड़ता, वैसा ही वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स उसको उधर ले जाने की कोशिश करता। पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो होता है mv² बाय r, वो तो अभी इंक्रीजिंग है, क्योंकि यहां पर तो वेलोसिटी नहीं के बराबर थी, फिर थोड़ा सा आगे आगे, थोड़ी सी आगे, छोटी सी इतनी इतनी, फिर ज्यादा बढ़ते बढ़ते चली गई।
अब इस जैसा जैसा ये पोजीशन बॉडी का नीचे नीचे आ रहा है वैसा वैसा वो पोटेंशियल एनर्जी लूज करता है, काइनेटिक एनर्जी गेन करता है। तो उसका मास तो बदलता नहीं पर वेलोसिटी तो बदल रही है। मतलब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स दूर ले जाने की एबिलिटी बढ़ रही है, पर उसके साथ साथ देखो mg कांस्टेंट है नो डाउट, पर क्या मेरा थीटा यहां पर, ये देखो अगर मैं यहां पर निकालता था मेरा mg और ये पोजीशन, तो थीटा तो इतना ही होता था छोटा सा। थीटा बढ़ रहा है। एक तरफ से मेरा mg cos थीटा जो कंपोनेंट होल्ड करके रखने की कोशिश करता, वो कम हो रहा है क्या ज्यादा हो रहा है ये सोचो। थीटा तो कम है अभी, फिर थीटा बढ़ रहा है, थीटा बढ़ रहा है मतलब cos थीटा कम हो रहा है। कम हो रहा है मतलब mg cos थीटा इज डिक्रीजिंग कंटिन्यूअसली। एक तरफ से पकड़ने वाला कम हो रहा है, पकड़ने वाला वीक हो रहा है, और उधर खींचने वाला बाहर ले जाने की टेंडेंसी वाला बढ़ रहा है। बात समझ में आती है? तो ये एक सिचुएशन तो ऐसी होने वाली है कि वो जो ले जाने वाला है बाहर, वो डोमिनेंट हो जाएगा अंदर खींच के पकड़ने वाले से। एंड देयरफॉर एक क्रिटिकल सिचुएशन जहां से वो डिटैच हो रहा है, वो सिचुएशन बनती है हमारे लिए एम जी कॉस ऑफ थीटा इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाय आर। बट वी कैसे निकाले? हमें तो थीटा की पोजीशन निकालनी है। मान लो कि यहां से वो डिटैच होने वाला है तो नीचे आ गया वो एच, मान लो, तो लॉस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी। हेंस वी कैन से दैट mgh इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाय 2, हाफ mv स्क्वायर। तो मेरा ये जो h है वो है कितना? अब h तो है मेरा r के भाषा में ये r है ना, ये r है। और ये सफेद लाइन वाला देखो कितना है, ये देखो ये कितना है। अब अगर रेडियस इधर r है, ये एंगल थीटा है, तो ये तो r cos थीटा हुआ। इसका मतलब ये हुआ r cos ऑफ थीटा। दिस टोटल इज r, दिस इज r cos थीटा, सो हाउ मच इज दिस? ये h कितना हुआ? आसान हुआ यच तो। अब यच कितना हुआ बताओ? इधर ही लिखता ना मैं, बताओ जल्दी 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 जल्दी। ये तो हुआ r माइनस आर कॉस ऑफ थीटा, है क्या नहीं? r माइनस आर कॉस थीटा, r कॉमन ले लो और इस पोजीशन पे रख दो, r कॉमन ले लो और हमारे फॉर्मूले में रख दो। क्या होता देखो, एम वी स्क्वायर बाय 2 इज इक्वल टू आर इन ब्रैकेट 1 माइनस कॉस ऑफ थीटा। मैं ये 2 को इधर लेकर जाता, आर को इधर लेकर आता, तो ये बनता है सेंट्रीपिटल फोर्स है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। रख दो यहां पर। मतलब क्या होता देखिए, एम जी कॉस थीटा इज इक्वल टू 2 माइनस 2 कॉस ऑफ थीटा। अरे मल्टीप्लाई कर दिया मैंने 2 से, और मल्टीप्लाइड में ये तो मेरा एम जी है ही ना। अरे मेरा एम जी कैसे नहीं लिखा था मैंने? मैं तो खाली एच की वैल्यू लिखी थी, ये एम जी है यहाँ पर और ये है एम जी इधर। अब ये एम जी कैंसल, ओके कैंसल हुआ तो क्या रहता है? फाइनल फॉर्मूला भी आ गया तुम्हारे हमारे लिए, 3 cos ऑफ थीटा इज इक्वल टू 2, मतलब cos थीटा इज इक्वल टू 2/3। cos थीटा इज इक्वल टू 2/3 होता है। तो यच कितना होता फिर?
एच तर म्हणलेलं आहे ना मी, एच तर काहीतरी म्हटलेलं आहे आम्हाला, एच पाहिजे, नाहीतर थिटाची व्हॅल्यू ध्यानात ठेवायची. ऍट व्हॉट अँग्युलर डिस्प्लेसमेंट इट विल डिटॅच द स्फेरिकल बॉडी. तो इट विल डिटॅच आफ्टर मेकिंग दैट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ 2/3. बट हाउ मच इज एच? एच होगा, मेरा एच था आर माइनस आर कॉस ऑफ थीटा. इसका मतलब आर बाहर लिया, 1 माइनस कॉस थीटा की कीमत 2/3 है, तो ये होता है मेरा r/3. तो r/3 कम नीचे आने के बाद वो बॉडी चले जाती है, डिटैच होती है. बस ये दो चीजें ध्यान रखना है. कॉस थीटा के भाषा में रखो, या नीचे कितने आने के बाद, या अगर वो स्फेरिकल बॉडी लिया तो कितने हाइट पर वो डिटैच होगा, ऐसा भी पूछा जाएगा. ग्राउंड से कितने हाइट पर. तुम्ही काही विचारलं, जे विचारलं ते नंतर ठरू ना आम्ही उत्तर काय आणायचं ते. जर कधी हे विचारलं असतं तर, या ग्राउंड पासून हे विचारलं असतं, किती आन्सर आला असतं सांगा बरं, किती आला असतं जल्दी. हम्म. हॅलो. अरे मला आरच्या भाषेत सांग ना, मला थीटाच्या भाषेत नको ना जर कर. इट इज 5/3 यार. इतना समय लगता क्या यार, ऐसा कैसा रे. ये देखो, ये 2r था पूरा, मेरा एच आ गया r/3. पूरा कितना था, पूरा है 2r, एच आ गया r/3, तो ये आ गया मेरा 5r/3. ग्राउंड से लेकर, एच फ्रॉम ग्राउंड. अगर कोई पूछता हमें कि भाई हमारे पास सेमी सर्कुलर बोल है, ऐसा बोल है हमारे पास, और यहां से बॉडी छूटती है, ये है रेडियस आर वाली चीज. अब अगर ये मार्बल छूटता है तो ग्राउंड से कितने हाइट पर छूटेगा. पूछने वाला कुछ भी पूछने दो, हमारे पास अगर बेसिक आइडिया क्लियर है ना तो आंसर दे सकते. अब कितने हाइट पर, 2/3r पर, मतलब 2r/3 पर, है ना. वो जो 2/3 करना ना, वो 2r/3 लिखना चाहिए, 2/3r ने. हाँ, कोऑर्डिनेट लिहिला बघा बरोबर. मतलब इनका इंटेंशन वही है 2/3r लिखने वालों का, पर यह ऐसा होगा ना, वो 2/3r का मतलब होता है 2/3r ऐसा. और आपका आंसर तो ये है, ये नहीं है. हम्म. पर मैं समझ सकता हूँ आप लोगों को कौन सा आंसर देना है, हाँ कि ना. हम्म. अब अगर समझो कि आपके पास आपके पास है ऐसी एक एक बड़ी वो बड़ा सिलेंडर है आपके पास, बहुत बड़ा सिलेंडर, और उसकी लंबाई 2 किलोमीटर की है. बहुत लंबा है. हाँ. और अब यहां पर एक फ्लोर है, बिल्कुल एयर टाइट फ्लोर है, ग्रेसिंग ब्रेसिंग लगा है सही, लेकिन फ्लोर है यहां पर. अब अगर यहां सेंटर से थोड़ा सा बाजू में एक कोई स्टूडेंट खड़ा है, हाँ,
उसका मास m है। इस सिलेंडर की रेडियस है मानो स्मॉल r। नाउ इस फ्लोर पे ऑयल डाल के रखा है, बिल्कुल स्मूथ है, ऑयल डाल के रखा है। आपके पैरों के नीचे भी ऑयल है, स्टूडेंट के पैर के नीचे भी ऑयल है। तो अब जब ये घूमना शुरू कर देगा, कौन? सिलेंडर, अबाउट वर्टिकल एक्सिस, ये एक्सिस से अबाउट घूमना शुरू कर देता है, तो क्या ये स्टूडेंट टुवर्ड द सेंटर आता या अवे फ्रॉम सेंटर चले जाता? वेयर विल दिस गाय गो? श्योरली इट विल गो अवे, है ना? ये तो अवे चले जा रहा है। ओके, चले जाएगा इधर। अब थोड़े समय के बाद ये बंदा या ये बंदी यहां पे तो आएगी ना? आएगी क्या नहीं? आ जाएंगी। और जितना ये ओमेगा मैं घुमाऊंगा जोर से, ओमेगा बढ़ाऊंगा जोर जोर से, जोर जोर से घुमाना शुरू कर देता है सिलेंडर। इफ ओमेगा इज इंक्रीजिंग कंटिन्यूअसली, क्या ये स्टूडेंट ऐसा दबा जाएगा इस दीवार के साथ? दीवार पर कोई उसको दबा रहा है ऐसा लगेगा क्या नहीं? है ना? हाँ, कोई एक आधी मशीन उसको दबा रही है ऐसा लगेगा वैसे। अब मान लो हमारे पास ऐसे अरेंजमेंट है, हमारे पास ऐसे अरेंजमेंट है कि जो फ्लोर है, मैं ये फ्लोर ऑल ऑफ ए सडन निकाल सकता। अगर वो यहां पे रहता था तो नीचे जाता था, पर क्या ये स्टूडेंट यहीं पे ऐसा लटक सकता है जोर जोर के, जोर जोर से चिल्लाता हुआ? हाँ, ये चिल्लाता हुआ यहीं पे रहेगा कि नहीं? अरे बचाओ बचाओ, नीचे तो 2 किलोमीटर पे दिख रहा है वो सिलेंडर, अंधेरा ही अंधेरा। if omega is angular, sorry, if omega is coefficient of friction between his clothes and the surface of cylinder, and if he is not falling down, if he is not falling down, what will be the omega? ऐसे सिचुएशन है, what will be omega if mu is a coefficient of friction and the radius of this cylinder is r? अब उसके पैर तले जमीन नहीं है, पैर तले कुछ ग्राउंड नहीं है, वो तो फिसल गया, वो तो हमने निकाल दिया जादू से, एक ही झटके से। इसे बोलते वेल ऑफ डेप्थ। ऐसा असल में तो वेल ऑफ डेप्थ में घुमा सकते अपन, वेल ऑफ डेप्थ वेल नहीं घूमती, लेकिन हमने दूसरा तरीके से ये कंसिडर कर लिया। तो हाउ विल दिस बी ओमेगा, व्हाट विल बी ओमेगा टू maintain the position of that person there? तो यहां पर दोस्तों नीचे खींचने वाला कौन है? वो है हमारा वेट, है ना? अब जो नॉर्मल रिएक्शन है वो कितनी होगी? वो होती है एम आर ओमेगा स्क्वायर। एम जी नीचे खींचता, अच्छा, रूट ऑफ जी बाय म्यू आर। क्वेश्चन मार्क क्यों? मुझे पता रहता तो मैं तुझे क्यों पूछता, अभी मैं निकालूंगा। सो मुझे मालूम है कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज इक्वल टू म्यू इनटू नॉर्मल रिएक्शन। ड्राइविंग फोर्स mg नीचे है, लेकिन कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन के कारण ये फ्रिक्शनल फोर्स तो ऊपर होगा। अगर ये F और ये mg इक्वल हो, अगर ये F एंड mg इक्वल हो तो वो नीचे नहीं जाएगा, अगर mg डोमिनेंट हुआ तो नीचे चले जाएगा। ओके, चलो फिर अब देखेंगे। म्यू तो म्यू है, नॉर्मल रिएक्शन एम आर ओमेगा स्क्वायर है,
और ये एम जी एज इट इज है, और तीर्थे बिल्कुल करेक्ट है। एम एम कैंसल, ओमेगा इज इक्वल टू रूट ऑफ जी बाय म्यू आर। क्या ये समझ आ गई बात? हाँ, समझ में आ गया? ये क्या है? ये है मिनिमम एंगुलर वेलोसिटी। आप लोगों को ये मिनिमम की बात ध्यान में रखनी है, मिनिमम एंगुलर वेलोसिटी। ये इससे कम नहीं चलता, इससे ज्यादा चलता कोई प्रॉब्लम नहीं। इससे जितना ज्यादा करेंगे ना उतना वो कंफर्टेबल महसूस करेगा, बिल्कुल नीचे स्लिप नहीं होगा। इससे थोड़ा सा 0.0000001 भी कम हुआ ना, ये आदमी का कोई सच्चा नहीं, ये मिनिमम है। ये लड़का या लड़की का कोई सच्चा नहीं, फिर चले गए वो दरी में नीचे, है ना? हाँ, हुआ, लिखना हुआ, लिखना होगा तो मैं हटा देता हूं। चलेगा, दौड़ेगा। अब अब क्या कर दे? एक ऐसा पोल है या एक्सिस है, इसको एक ऐसी ट्यूब बांधे वाली है। इस ट्यूब में लिक्विड भरा है। इस ट्यूब की लेंथ है एल, and if this tube is revolved in this horizontal circle with angular velocity omega, then what will be the force exerted by the liquid on the farthest end of the tube? ट्यूब के एंड पर कितना फोर्स एक्ट होता होगा? बल ये मास ऑफ द लिक्विड, इसमें यम मान लो। तो व्हाट इज द force exerted by this liquid on the end of the tube? देवीदास जटाळे, प्लीज रिपीट। अपने क्लास में तो कोई जटाळे है नहीं। ट्यूब मध्ये लिक्विड आहे, त्याचा मास एम आहे, ट्यूबची लेंथ एल आहे, आणि ती जर या अशा ऍक्सिस भोवती फिरवली ना ओमेगानं, तर व्हॉट इज फोर्स एक्झर्टेड बाय द लिक्विड ऑन द एंड ऑफ कंटेनर, ऑन एंड ऑफ द ट्यूब? ओके, याला सोप्या पद्धतीनं आन्सर देऊन टाकतो, परंतु ते डेरिवेशन तसं सांगायला काही अडचण नहीं मला। यहां पर छोटा सा हिस्सा अगर हम लेते जिसकी लेंथ है मानो dx, x डिस्टेंस पर, तो जो dx डिस्टेंस है उसमें कुछ लिक्विड होगा। अगर लिक्विड है वो उसके अंदर मास पर यूनिट लेंथ वाला लैम्बडा, लैम्बडा है मास पर यूनिट लेंथ, मास पर यूनिट लेंथ,
वो कांस्टेंट है यहां से वहां तक, इनकॉम्प्रेसिबल लिक्विड है ये। तो जो छोटा सा मास होगा डीएम, ये होगा लैम्बडा इंटू एल, मतलब लैम्बडा इंटू डीएक्स। अब ये डीएम जो है वो फोर्स एक्ट करेगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, डीएफ इज इक्वल टू मास इंटू लेंथ, एक्स डिस्टेंस पर है, इंटू ओमेगा स्क्वायर। पर मेरा डीएम है लैम्बडा इंटू डीएक्स, ये एक्स एज इट इज, और ये ओमेगा स्क्वायर। तो व्हाट विल बी टोटल फोर्स? टोटल फोर्स विल बी इंटीग्रेशन लैम्बडा इंटू ओमेगा स्क्वायर, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स इंटू डीएक्स। कहां से कहां तक? एक्स जीरो पर भी रह सकता, एक्स एल पर भी रह सकता। इसका मतलब है लैम्बडा ओमेगा स्क्वायर, और ये आएगा एक्स स्क्वायर बाय 2। कहां से कहां तक? जीरो से लेके एल तक। एंड दिस इज व्हाई सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज इक्वल टू लैम्बडा जो होता है वो टोटल मास बाय टोटल लेंथ, एम बाई एल, है ना। ओमेगा स्क्वायर एज इट इज, इधर एल स्क्वायर बाय 2 होगा। मेरा ये एल और ये एल कैंसल होगा, फॉर्मूला मिलेगा एम एल ओमेगा स्क्वायर बाय 2। हे सोपं, सोपं म्हणजे पूर्ण डिरेक्शन स्टेप बाय स्टेप. पण गरजेचं आहे का तुम्हाला हे सांगत बसणं? नाही, तुम्हाला सांगितलं असतं ना मी की हे याचं टोटल मास कुठं कॉन्सन्ट्रेट झाल्यासारखं असतं, दॅट इज सेंटर ऑफ मास. तो आप बोलते थे एल बाय 2 पर, तो ले लो वही रेडियस एम आर ओमेगा स्क्वायर, एम आर एल बाय 2 पर, तो एम आर ओमेगा स्क्वायर ये आंसर होता था. क्या समझ में आया आप लोगों को? ये या समझ आया? नहीं तो दूसरे तरफ से भी हो सकता, इधर का एम आर ओमेगा स्क्वायर, इधर का जीरो, एवरेज ले लो, एम एल ओमेगा स्क्वायर प्लस 0/2 एम एल बाय 2 ओमेगा स्क्वेअर. कशा नाही जा, परंतु ध्यानात ठेवा याच्यावरती किती फोर्स ऍक्ट होईल, तर एम एल ओमेगा स्क्वेअर बाय 2 इतना. समझे? हाँ, ओके फ्रेंड्स. समजा जर का एखादा असला ऑब्जेक्ट आहे आमचा, तो इथं बांधून ठेवलेला आहे सेंटर ओ. हा, and now this object is performing this oscillation with angular amplitude 90 degrees. म्हणजे इथून तो रिलीज केलाय, तो असा येऊन इथपर्यंत जाणार आहे, इथून परत वापस जाणार आहे. सो इट इज ऑसिलेटिंग विथ एंगुलर एम्पलीट्यूड 90 डिग्रीज. सवाल ऐसा है कि यहां इसका एक एक्सेलरेशन है. कौन सा एक्सेलरेशन है? इस पोजीशन पर या इस एक्सट्रीम पोजीशन पर इसको एक एक्सेलरेशन है. कौन सा एक्सेलरेशन है वो है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, क्योंकि उसकी स्पीड जीरो है. हम लोग यू जीरो बता देंगे, इनिशियल वेलोसिटी जीरो. इसका मतलब उसको सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन नहीं है. It is under the action of gravity, therefore it will have only acceleration, that is acceleration due to gravity. Are you agree with this? Centripetal acceleration is equal to 0. Here its net acceleration is equal to acceleration due to gravity. लेकिन जैसा ही ये एक्सेलरेशन के कारण नीचे आ जाता, वैसे उसको कुछ वेलोसिटी आ जाती, मतलब सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन भी हो जाता. और वो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन किधर होता? तो वो होगा ऐसा इधर थोड़ा सा.
और जी तो उतनी ही होती है। इसका मतलब इनका नेट एक्सेलरेशन किधर रहेगा? ये इधर होगा। क्या एंगल बदल गया? उसकी पोजीशन डायरेक्शन बदल गई, पहले वर्टिकली डाउनवर्ड था, अब थोड़ा सा इधर आ गया, मतलब कुछ एंगल बन गया वर्टिकल के साथ। आर यू लिसनिंग मी? आर यू गेटिंग ऑल दीज थिंग्स? ओके. मग आता बघा, आपण येऊ बॉटम पोझिशनला. समजा जर का आम्ही बॉटम पोझिशनला आलो तर जीचं डायरेक्शन असणार इथे. व्हॉट इज डायरेक्शन ऑफ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होगा वर्टिकली अपवर्ड, पर क्या वो जी से कम होगा? क्या जी के बराबर होगा? क्या जी से ज्यादा होगा? कम, बराबर, ज्यादा? हाउ मच? लेस, इक्वल, मोर? अगर ये लेस होता, दोस्तों आप लोग लेस बोल रहे हैं, अगर ये लेस होता ना ऊपर का, तो ये इसे नीचे खींच के लेकर जाता. है क्या नहीं? क्या नहीं ले जाएगा? वो जो टेंशन है, वो टेंशन तो रहेगा ना, मतलब उसको ऊपर खींचा जाएगा ना, इसीलिए तो इधर जाएगा. अगर ये ज्यादा होता तो यहीं से नीचे आता था, ये सामने कैसे जाएगा? नहीं माने. दो तीन ही लोग हाँ ना बोले. या पोझिशनला समजा जी जास्त राहिला असतं या वरच्या पेक्षा, तर बॉडी कुठे गेली असती? इथून पुढे खाली गेली असती का पुढे गेली असती? ती खाली गेली असती. तो ये ऊपर का मोर देन है. अगर ऊपर का मोर देन है तो रिजल्टेंट एक्सेलरेशन किधर? रिजल्टेंट एक्सेलरेशन उधर ऊपर. ये है नेट. यहां पर नेट किधर था? डाउनवर्ड. यहां पर किधर गया? ऊपर. इसका मतलब इस नीचे वाले से डायरेक्शन ऊपर जाते समय क्या उसका कहीं हॉरिजॉन्टल भी हुआ होगा? नीचे से ऊपर जाते समय, या ऐसा पेन है मानो मेरा, ये इसका पेन ऐसा घुमा के मुझे इधर जाना है, मतलब ऊपर लेना है, मेरे पेन का मुंह नीचे है और ऊपर लेना है, तो कहीं तो भी बीच में हॉरिजॉन्टल तो होना ही उसे. विल नॉट बी हॉरिजॉन्टल? यस इट इज. तो एट विच एंगुलर पोजिशन, at which angular position that acceleration of the body will be horizontal? नेट इधर कब होगा? ये तो होगा mg, ये होगा टेंशन, ये होगा मानो थीटा. समझेगा? ये बात समझ में आ गई? अब ये अगर थीटा है तो ये वर्टिकली अपवर्ड एंगल के लिए भी थीटा ही मिलेगा. फिर ये कंपोनेंट कितना होगा टेंशन का? टेंशन का कंपोनेंट होगा टी कॉस थीटा. वो किसको बैलेंस करता? वो बैलेंस करता एमजी को. राइट. अच्छा, फिर अब ये कितना नीचे उतर गया? ये उतर गया मानो एच नीचे, मतलब mgh is a loss of energy, loss of potential energy. So what will be gain in kinetic energy?
gain in kinetic energy will be equal to half mv square is equal to mgh। पर h कितना? h है लेंथ, अगर ये l है, स्ट्रिंग की लेंथ l है, तो h होगा l cos थीटा। होगा क्या नहीं होगा? आप बोलते तो होगा, नहीं तो नहीं होगा। कितना उतर गया नीचे? इज इट इक्वल टू एल कॉस थीटा और डिफरेंट देन दिस? हेलो? हाँ नहीं, कुछ नहीं बोलते। ये यल, तो ये कितना? दिस वन, ये साइड कितनी हो गई? यल का कंपोनेंट यल कॉस थीटा। आगे ना? हेलो? इज इट? हाँ। तो फिर अब मेरा ये एक इक्वेशन है, मेरा ये दूसरा इक्वेशन है दोस्तों। अब टेंशन का फॉर्मूला लिखना है। यहां अगर उसकी वेलोसिटी v बनती है तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इधर होगा कि नहीं उसका, एम वी स्क्वायर बाय आर। क्या ये एंगल थीटा होगा कि नहीं? तो एम जी का एक कंपोनेंट और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ये दोनों मिलके टेंशन के बराबर होंगे कि नहीं? सो टेंशन इज इक्वल टू एम जी कॉस ऑफ थीटा प्लस एम वी स्क्वायर बाय आर। आर नहीं, एल। लेंथ एल है ना, रेडियस इक्वल टू लेंथ। हैव यू अंडरस्टूड दिस? समझ गए होंगे तो हाँ, वरना ना। हाँ या ना दोस्तों? पक्का सेटिस्फाइड? अब ये फॉर्मूले से टी की वैल्यू क्या आएगी? इस फॉर्मूले से टी की वैल्यू क्या आएगी? एम जी बाय कॉस थीटा। पुट हियर, पुट हियर एंड वी विल गेट। कहा निकालो अब मैं? ये निकालना है मुझे। चलो लिख देता हूं यहीं पर कहीं। हाँ, एम जी बाय कॉस ऑफ थीटा इज इक्वल टू एम जी कॉस ऑफ थीटा प्लस, इस फॉर्मूले से क्या मिलता मुझे? एम वी स्क्वायर बाई एल मिलता क्या? टू एम जी कॉस थीटा। मिलता होगा तो बताओ, वरना छोड़ देते। एम वी स्क्वायर बाई एल क्या मिलता है इस स्टेप से? ये दो ऊपर उधर लेकर जाओ, यल नीचे लेकर आओ, एम वी स्क्वायर बाई एल होगा टू एम जी कॉस थीटा। टू एम जी कॉस थीटा। क्या तुम्हारे जहन में ये आ गया, ध्यान में आ गया क्या दोस्तों? बताओ। सब इक्वेशन में अभी एम जी है, मतलब आप लोग बिंदास कैंसल। नहीं आया समझ में? कौन सी बात नहीं समझ में आ गई? या इक्वेशन मध्ये आम्ही व्हॅल्यूज ठेवल्या, या दोन इक्वेशन वरून कोणतं नाही समजलं तुला? हम्म, हे का? हे नाही समजलं? हे नाही समजलं? या टी चा कंपोनंट इकडे किती? कंपोनंट ऑफ दिस टेंशन इन वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन t cos of theta that balances with
इज इट ओके? टी का कंपोनेंट वेट को बैलेंस करता, समझ आ गया? ओके। अब इस पोजीशन से यहां नीचे आ गया, मतलब उसकी कुछ पोटेंशियल एनर्जी लॉस हो गई। पोटेंशियल एनर्जी का लॉस होना कितना होता, तो mgh। पर mgh कितना, h कितना है? तो अगर ये लेंथ l है, ये वाली लेंथ, तो मेरी हाइट हो गई l cos ऑफ थीटा। मतलब लॉस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू लॉस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू mgh इज इक्वल टू mgl cos ऑफ थीटा। पर उसके कारण, लॉस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी के कारण गेन इन काइनेटिक एनर्जी होती। सो बाय प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, गेन इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू लॉस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। तो लिख लिया मैंने इक्वेशन। तो अब मैं ये दो को इधर लेकर जाता और यल को इधर लेकर आता, मेरा इक्वेशन बन गया एम वी स्क्वायर बाई एल इज इक्वल टू 2mg cos थीटा। इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2। अब ये सीधी लाइन अगर मैंने निकाली तो ये हो गई रेडियली आउटवर्ड, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता रेडियली आउटवर्ड, और ये है मेरा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एम वी स्क्वायर बाई एल। अगर मेरा एम वी स्क्वायर बाई एल सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, मेरा एम जी ये है, तो ये तो कुछ एंगल बनता ना, ये थीटा तो ये भी थीटा, तो ये एम जी का कंपोनेंट एम जी कॉस थीटा, ये दोनों को मिलके टेंशन बनाते, मतलब टेंशन इज इक्वल टू दिस मच, ये दोनों का सम लिख लिया मैंने। टेंशन इज इक्वल टू एम जी कॉस थीटा प्लस एम वी स्क्वायर बाई एल। इक्वेशन नंबर 3। क्या तुम लोगों को इक्वेशन नंबर 1, 2, 3 समझ आ गए? वन टू थ्री समजले? आता 1, 2, 3 वरून मी इक्वेशन लिहिलं, टेन्शनची किंमत याच्यावरून किती येते? इक्वेशन 1 वरून टेन्शनची किंमत किती ती लिहिली मी इथे। टेंशन इज इक्वल टू एम जी बाय कॉस थीटा, लिख दिया। ये एम जी कॉस थीटा एज इट इज, और एम वी स्क्वायर बाई एल से ये मेरा इधर 2mg कॉस थीटा मैंने लिख दिया। अब ये से मैं हटा देता हूं, जबकि मुझे लिखना है कुछ तो भी अभी। हाँ, लिखने के लिए जगह चाहिए ना। आप लोगों की इक्वेशन समझ में आ गया, तो मैं ये हटा देता हूं। एंड नाउ mg अगर कैंसल कर देते हम लोग, mg महात्मा गांधी चले जाओ। ओके। अब ये 1 इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा, ये तो होता है 3 कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। देयरफॉर cos ऑफ थीटा इज इक्वल टू 1/3, सॉरी, cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1/3, एंड देयरफॉर cos ऑफ थीटा इज इक्वल टू 1/√3। thus theta is equal to cos inverse of 1/√3। इतना एंगल पर वो एक्सेलरेशन हॉरिजॉन्टल हो जाएगा, वो फिक्स्ड है, कोई इसमें वेरिएबल नहीं है। कितनी भी लेंथ ले, कितना भी मास ले, कुछ भी करो, लेकिन अगर 90 डिग्री से वो ऑसिलेट करता है, देन एट दिस एंगुलर पोजिशन, पण हा अँगल कुणासोबतचा आहे? व्हर्टिकल सोबतचा का आपल्या हॉरिझॉन्टल सोबतचा? ते ध्यानात ठेवणं आहे तुम्हाला।
कुणासोबतचा आहे? उद्या ते हॉरिझॉन्टल सोबतचा विचारलं तर असं लिहू नका, म्हणजे झालं. ये वर्टिकल सोबतचा है, समझ में आ गई? अब बॉडी सर्कुलर मोशन में है, और यहां पर रहते समय, मतलब बॉटम पे जब थी बॉडी, तब उसको हमने वेलोसिटी दी u। अब वो चले गए यहां पर, मतलब सेंटर पोजीशन पर, तो उसकी वेलोसिटी बन गई अभी v। वेलोसिटी तो बदलने वाली है ना वर्टिकल सर्कल में। दिस इज वर्टिकल सर्कल, तो what is what is the magnitude of change in velocity? What is the magnitude of change in velocity? फ्रेंड्स, ये जो वेलोसिटी है, ये वेलोसिटी होगी सेकंड काइनेमेटिकल इक्वेशन से u स्क्वायर माइनस 2g रेडियस, रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ, वो लेंथ l हो सकता, कुछ भी हो सकता, होगी क्या नहीं? सेकंड काइनेमेटिकल इक्वेशन, हॉरिजॉन्टल इधर, ये वेलोसिटी, ये वेलोसिटी, ये वेलोसिटी, ऐसे आगे। आर यू एग्री विद दिस? मतलब v कितना हुआ? स्क्वायर रूट ऑफ u स्क्वायर माइनस 2gr। व्हाट इज एंगल बिटवीन दीज टू? एंगल बिटवीन दीज टू इज π/2। अब ये चेंज इन वेलोसिटी कितनी हो जाएंगी? चेंज इन वेलोसिटी हो जाएगी v2 स्क्वायर, सॉरी v2 वेक्टर माइनस v1 वेक्टर, v2 वेक्टर माइनस, मतलब फाइनल वेक्टर माइनस इनिशियल वेक्टर, ये होगी हमारा ऐसा, है कि नहीं? तो फिर मैग्नीट्यूड कितनी होती? मैग्नीट्यूड हो जाती v स्क्वायर माइनस, नहीं प्लस u स्क्वायर, और एंगल बिटवीन देम कितना है? ये तो 90 डिग्री है, तो तीसरी टर्म तो आएंगी नहीं। सो दिस इज व्हाई योर आंसर विल बी रूट ऑफ v स्क्वायर कितना? u स्क्वायर माइनस 2gr प्लस u स्क्वायर, कितना हुआ ये? ये तो हुआ है मेरा 2u स्क्वायर माइनस 2gr। अगर मैं 2 कॉमन लेता तो मुझे आंसर मिलता दिस gl। हैव यू अंडरस्टूड दिस? Magnitude of change in velocity after 90 degree angular displacement. After 90 degree angular displacement, body moves along circular path of radius 500 meters with tangential accelerations, with tangential acceleration 2 meters per second square. When its tangential speed is 30 meters per second, full stop, the total acceleration will be, बढ़िया, आप लोगों को ये निकालना है, नेट एक्सेलरेशन इज इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस AT स्क्वायर, AC स्क्वायर था v स्क्वायर बाय r,
उसका स्क्वायर प्लस 80 स्क्वायर, है ना। v कितनी दिली होती है 30 का, 30 का स्क्वायर 900, r है 500, उसका स्क्वायर प्लस ये कितना 4 गया, 4 का स्क्वायर, तो ये कैंसल, इसका रूट है जैसा कि वैसा, ये 900 का 81 और ये डिवाइडेड बाय 25, ये प्लस 16, है ना, बराबर है ना। तो 80 का स्क्वायर लिखा ना मैंने, 82 है, 82 है, ठीक है, जो होगा वो, नंबर की क्या बात है, चलो 2 है तो मैं 2 ले लेता, ये 4, फिर ये 100, ये तुम्हारा आंसर आता है तुम्हारे जैसा ही, राइट। चलो, तो इसका रूट 5, और ऊपर 13 का 169 होता, 14चं 196 होतं, त्याच्यामध्ये 13 आणि 14च्या मध्ये आहे ना, म्हणजे 13.5 जरी घेतला मी तर 5 2 10, 5 7 35, यस इट इज 2.7, परफेक्ट 2.7। भाई तुम्हारे एक्सपीरियंस में कभी बकेट में पानी भरने के बाद या लोटे में पानी भरने के बाद ऐसा गोल घुमाए होंगे? बचपन का खेल रहता है, छोटी बकेट में पानी ले आया, ऐसा घुमाया, तो ऊपर जब ले जाती वो बकेट, तो पानी तो नीचे आना चाहिए ना, और नहीं आती, पानी तो नहीं नीचे आता ना, क्यों नहीं आता? What is maximum period of revolution so that water will not spilled out? हाँ, उस समय what is the maximum period of revolution so that water does not spilt out if radius of that circular path of the bucket is let 4 meters, let 4 meters, रेडियस लिया मैंने 4 मीटर, इतनी बड़ी तो अपन घुमाते नहीं, लेकिन मान लो मशीन से घुमा रहे, ठीक है नहीं, तो व्हाट इज मैक्सिमम पीरियड? तुम बकेट आधी भरो, फुल भरो, 2 किलोग्राम ले के 10 किलोग्राम ले लो 5 किलोग्राम ऑफ वाटर इन अ बकेट, whirled in a vertical circle so that water at the highest position does not spilt out, does not fall down, does not comes out, does not come out, तो ये ऐसा। हम्म बताएंगे लास्ट प्रॉब्लम। हम्म सर्कुलर मोशन का लास्ट प्रॉब्लम क्या रहेगा? अभी सब तो होगा ना यार। हम्म बहुत आसान आसान प्रॉब्लम अपन कल पीपीटी में करेंगे। रूट ऑफ 8, ओके, आई डोंट नो। हम्म अब करेक्ट है तीर्थे, फिर गड़बड़ क्यों करता है? एम आर ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू एम जी, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज बैलेंस्ड बाय वेट और वेट इज बैलेंस्ड बाय सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, एम एम कैंसल, तो ये आर होता है 4, ये ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 10, ये 2 पाई बाय कैपिटल टी, नहीं क्या, इज इक्वल टू 10/4, तो ये तो स्क्वायर रूट में है, अब स्क्वायर रूट अगर लिया तो ये होगा 2 पाई बाय कैपिटल टी, ये होगा 3 ये पाई, रूट ऑफ 10 इज पाई, रूट ऑफ 10 इज पाई, पाई पाई नमस्ते, कैपिटल टी इज इक्वल टू 4 सेकंड। अगर इससे
देरी से घुमाए, मतलब 4 सेकंड से ज्यादा सेकंड से अगर घुमाए आप लोग, 4 सेकंड से ज्यादा पीरियड से घुमाए तो पानी तुम्हारे सर पे आ जाता पक्का। ऐसा है। ये रेडियस अगर 1 मीटर होती तो आंसर अलग होता। मान लो ये रेडियस 1 मीटर है तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, तो ये ओनली 2 सेकंड आएगा उस केस में। मैक्सिमम पीरियड इज इक्वल टू 2 सेकंड्स। और दोस्तों इसी के साथ आज के ताजा समाचार हम खत्म करते। हम मिलेंगे कल। टिल दैट, हैव a nice day and take care of yourself and your family also. Thank you. Bye bye.